नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं संजीव शर्मा हूं और आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की सियासत आजकल एक बार फिर से गरमाई हुई है। यूं कह लीजिए कि यहां की सियासत में सर्दी में भी गर्मी का एहसास हो रहा है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रदेश के दो सियासी सूरमा, दो सियासी ध्रुव या दो सियासी दिग्गज, कुछ भी कह लीजिए, दोनों आपस में एक जनसभा में टकरा गए। खबरें कुछ इस तरह से छपी कि अनुराग ठाकुर, जो कि केंद्र में वित्त राज्य एवं कारपोरेट मामलों के मंत्री है, उन्होंने देहरा में एक जनसभा में इस बात पर आपत्ति जताई कि प्रदेश सरकार उनके ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी को देहरा में स्थापित करने में कोई सहयोग नहीं दे रही है। मौके पर ही जवाब भी आ गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वहां मौजूद थे, उन्होंने अपने अंदाज में जवाब दिया। लेकिन उनके दोनों के इस अंदाज को लोगों ने आपसी तलखी और सियासी खींचातानी के रूप में देखा और अगले दिन कलम घिसुओं ने खबर भी उसी तरह से छापी। ये टकराव अब दिल्ली पहुंच गया है, ऐसी भी खबरें छपी हुई हैं। कहा जा रहा है कि केंद्रीय अध्यक्ष जो है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने रिपोर्ट तलब कर ली है दोनों से इस पूरे मामले की, और वो गंभीर है क्योंकि मामला उनके अपने घर का है। लड़ाई उनके अपने घर की है। लड़ाई तो सबके घर में होती है, लेकिन मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं इस बहाने से कि ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई केंद्रीय मंत्री या मुख्यमंत्री भिड़े हों। ये तो रघुकुल रीत है जो सदा से चली आ रही है, पहले ही दिन से, डॉक्टर परमार के टाइम से लेकर जयराम ठाकुर के टाइम तक। आइए इस बहाने ये देख लेते हैं कि कौन कौन कब कब किससे टकराया। हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार थे। हालांकि उनके समय में केंद्र में हिमाचल से कोई मंत्री नहीं था, लेकिन उस समय घटे एक घटनाक्रम ने उनके और बाद में कांग्रेस के दिग्गज और कई बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह के बीच में खाई पैदा कर दी थी। दरअसल जो मुझे वीरभद्र सिंह जी ने व्यक्तिगत रूप से बताया था, उनके अनुसार वो नेहरू जी से मिलने दिल्ली गए अपने कुछ साथियों के साथ। वहां बातों ही बातों में नेहरू जी ने उनको कहा कि आपको तो चुनाव लड़ना चाहिए, आपको प्रोफेसर नहीं बनना चाहिए, जबकि वीरभद्र सिंह प्रोफेसर बनना चाहते थे। बात आई गई होगी, लेकिन अचानक जब लोकसभा के इलेक्शन आए तो नेहरू जी का पत्र आया कि आपको टिकट दे दी गई है और इसे आप सीक्रेट रखिए और आप तैयारी कीजिए। वीरभद्र सिंह ने नेहरू जी की बात मानी। इंदिरा जी जो है ऑलरेडी उसको अनुमोदित कर चुकी थी। और एक दिन अचानक जब रेडियो पे घोषणा हुई कि वीरभद्र सिंह को टिकट दे दिया गया है लोकसभा का, तो जाहिर है कि परमार खेमे में खलबली मच गई। वीरभद्र सिंह ने बताया था कि डॉक्टर परमार ने उनके पिताजी से मेरी खूब शिकायत की और कहा कि ये लड़का मेरे खिलाफ काम कर रहा है। वास्तविकता चाहे कुछ भी रही हो, लेकिन इस हादसे ने, इस घटना ने दोनों के बीच में, हादसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि उसके बाद संग्राम छिड़ गया, तो इस घटना ने दोनों के बीच खाई पैदा कर दी। डॉक्टर परमार के बाद ठाकुर रामलाल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तब तक वीरभद्र सिंह केंद्र में इंदिरा के मंत्रिमंडल में डिप्टी मिनिस्टर बन चुके थे और हिमाचल के मुख्यमंत्री और केंद्र में हिमाचल के प्रतिनिधियों के बीच टकराव का एक दौर आधिकारिक रूप से उसी समय शुरू हो गया था। बाद में लोगों ने यह भी देखा कि किस तरह से वीरभद्र सिंह आए, उन्होंने ठाकुर रामलाल को अपदस्थ किया और राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। ये तलखी बरसों तक चलती रही। बाद में राज्यपाल बनने के बाद जब ठाकुर रामलाल एक बार फिर से विधायक बने, तो भी ये तलखी सदन में हमने कई बार देखी। वीरभद्र सिंह कई बार वॉकआउट का आदेश अपने विधायक दल को दे देते थे, लेकिन ठाकुर रामलाल बैठे रहते थे और ये कह देते थे ये कोई वॉकआउट का मुद्दा नहीं है। ये हमने अपनी आंखों से विधानसभा में होते हुए देखा है। कहने का भाव यह है कि ठाकुर रामलाल और वीरभद्र सिंह के बीच में भी कभी नहीं बनी और ये तलखी चलती रही। ठाकुर रामलाल की सीट गई तो वीरभद्र सिंह ने वो सीट संभाली और वो सूबे के मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद केंद्र में मौका आया सुखराम को मंत्री बनाने का। सुखराम जब मंत्री बने तो ये रिवायत फिर से जिंदा होगी, ये खींचातान फिर से जिंदा होगी। सब जानते हैं कि ताउम्र वीरभद्र सिंह और सुखराम के बीच 36 का आंकड़ा रहा। अब ठीक है कि बुढ़ापे में दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं। वो राजनीतिक तौर पर पहले भी इस तरह की बयानबाजी करते थे कि एक दूसरे का सम्मान करते हैं, लेकिन सब जानते हैं कि वो एक दूसरे के प्रति कितना सियासी बैरभाव रखते थे। एक दूसरे को अड़ंगे लगाना, एक दूसरे को लंगड़ी लगाना, यहां तक कि सुखराम ने वीरभद्र सिंह की गवर्नमेंट को अपदस्थ करने के लिए, उसको रिपीट करने से रोकने के लिए बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर जो है कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया था। ये सारी चीजें बहुत से दर्शकों के जहन में है, जो नए हैं उनको हम याद दिला रहे हैं। बात वही है कि ले देकर एक बार फिर से केंद्र में हमारे मंत्री और यहाँ मुख्यमंत्री के बीच में तलखी जारी रही, जब वीरभद्र सिंह यहाँ मुख्यमंत्री थे और केंद्र में सुखराम मंत्री थे। वीरभद्र सिंह के ही अगले मुख्यमंत्री कालों में सुखराम के बाद आनंद शर्मा भी केंद्र में मंत्री बने। सब जानते हैं कि उनके संबंध कैसे हैं। ऐसे कि एक दूसरे के चेहरे पर कीचड़ उछालने वाली बातें भी हुई थी कि उसके बाद भी जब केंद्र में आनंद शर्मा मंत्री बने तो वीरभद्र सिंह के साथ उनकी कभी नहीं बनी।
एक दाएं जाता था तो दूसरा बाएं जाता था, घूम के भले ही दोनों को सीधे सोनिया के दरबार में जाना होता था, लेकिन साथ में वो कभी नहीं गए। यही स्थितियां बाद में जब चंद्रेश कुमारी को भी मंत्री बना दिया गया तब भी रही। चंद्रेश को पहले यहां मंत्रिमंडल में छटनी का जब नियम लागू हुआ था तो बीरबल सिंह ने हटा दिया था, दोनों के संबंध खराब हो गए। केंद्र में चंद्रेश मंत्री बनी, लेकिन इसके बाद उनके संबंध कभी सामान्य नहीं हो पाए। यानी जो रघुकुल रीत केंद्र और प्रदेश के प्रतिनिधियों, प्रदेश और केंद्र के दिग्गजों के बीच जंग की जारी थी, वो जारी रही। अब पिक्चर में बीजेपी आ जाती है। प्रेम कुमार धूमल यहां मुख्यमंत्री थे, केंद्र में शांता कुमार को कभी न मंत्री बनाया गया। दोनों के बीच में कभी नहीं बनी, दुनिया जानती है आज भी नहीं बनती। दोनों एक दूसरे को काटने की कोशिश करते रहते, एक कहता कि ये होगा तो दूसरा कहता कि करके देख ले कैसे होता है, और ऐसा ही होता आया और लोगों ने देखा, और ये रघुकुल रीत बीजेपी में भी जारी रही। उसके बाद बीरबल सिंह जब दोबारा मुख्यमंत्री बने तो जगत प्रकाश नड्डा केंद्र में मंत्री बने। जगत प्रकाश नड्डा के ऊपर गाहे बगाहे ये आरोप लगते रहे कि वो बीरबल सिंह के साथ मिलकर प्रेम कुमार धूमल को कमजोर करने का काम करते हैं। इन आरोपों में कितना दम है कितना नहीं, इसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। लेकिन जिस जगत प्रकाश नड्डा को बीरबल सिंह का खास आदमी कहा जाता था बीजेपी के भीतर, उसी जगत प्रकाश नड्डा को जब केंद्र में ताजपोशी मिली और उन्होंने एम जैसा एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट लाया तो उसमें अड़ंगा किसने अड़ाया ये कहने की जरूरत नहीं है। अगर उस समय उनको सहयोग मिला होता तो आज एम्स बिलासपुर में काम कर रहा होता, जैसे बाकी जगहों पे एम्स बनके तैयार है और काम कर रहे हैं। लेकिन ये लड़ाई तब भी जारी रही। अब बात जयराम ठाकुर और अनुराग ठाकुर की कर लेते हैं। दोनों आपके सामने हैं, लड़े हैं। हो सकता है ये कहते कि हम लड़े नहीं हैं, लेकिन इससे पहले भी आपको याद होगा वो दिल मिलाइए न मिलाइए हाथ मिलाते रहे वाली बात में आपको लगा, आपको ध्यान में होगा कि हाथ नहीं मिलाया, इग्नोर किया, उसको लेकर भी बड़ा बवाल हुआ था। अब फिर बवाल हो रहा है, लेकिन ले दे की बात वही है कि बवाल आखिर किस बात का हो रहा है। ये रघुकुल रीत है। हमारे नेता ऐसे ही लड़ते रहते हैं। मैं किसी एक का पक्ष नहीं ले रहा, सब लड़े। किसी को केंद्र में जो है बढ़िया सीट मिली और किसी को यहां स्टेट में मिली, दोनों आपस में लड़े। दोनों ने क्या किया, अपने अपने सियासी स्कोर सेटल करने के लिए जाने अनजाने प्रदेश का नुकसान होता गया। अगर सभी मिलकर चले होते तो हमारा प्रदेश, जो आज निश्चित तौर पे कई मामलों में सिरमौर है, वो और बढ़िया ढंग से समृद्ध होता। जिस कर्जे की हम बात कर रहे हैं कि हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है, 45,000 से 55,000 करोड़ हो गया, अगले साल 60,000 करोड़ हो जाएगा, अगले चुनाव आते आते 65,000 करोड़ हो जाएगा। उस कर्जे को शायद हम कुछ कम कर पाते अगर आपसी जो महत्वाकांक्षा है नेताओं की वो आपस में नहीं टकराती। अहम नहीं टकराते तो हिमाचल प्रदेश में कुछ और प्रोजेक्ट लंबे अरसे से जो लंबित पड़े हुए हैं वो सिरे चढ़ जाते। नेता लड़ते रहेंगे, लेकिन बड़ा सवाल है कि जनता कब तक भुगतेगी, प्रदेश कब तक भुगतेगा। नेताओं की लड़ाई पहली बार नहीं हुई है। मैंने शुरू से लेकर अभी तक आपको बता दिया है कि कौन कौन कब कब किस किस से लड़ा। ये एक इतिहास में झांकने की कोशिश थी इस लड़ाई के बहाने। खुदा ना करे कि आगे ये लड़ाई जारी रहे, लेकिन अगर ये जारी रहती है तो नुकसान प्रदेश का ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम को देखने के लिए। कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।